फाइन बच्चों। तो बेटे जैसा कि मैंने बेटे आपको आज बताया भी था कि आज मैं इंडियन इकोनॉमिक्स के जो हमारे चैप्टर्स हैं सारे के सारे, उनके बेटे मैं आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन सारे। क्योंकि बेटे अगर हम पिछले साल के पेपर्स देखें तो जनरली जो आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें से ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे लॉन्ग वाले 3-4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। इसलिए एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप एक बार गो थ्रू करने चाहिए आप लोगों को, वो मैं करवा दूंगा आपको। आज फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी के। फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और मैं तकरीबन 10 चैप्टर है, पहली यूनिट में 3 है, दूसरी में 6 है और लास्ट यूनिट में 1 चैप्टर है। तो 10 चैप्टर है, तो हम इसको आसानी से हम फिनिश कर लेंगे ताकि आपको एनसीईआरटी के साथ साथ आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पकड़ आपकी मजबूत हो जाए। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस प्रॉब्लम नहीं करते हैं टेस्ट के अंदर, वो हो जाते हैं, और नहीं तो धीरे धीरे हम वो भी सीख ही जाएंगे। ठीक है, मैक्रो में काफी आप लोगों की पकड़ अच्छी है मैं देख रहा हूं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन जरा सा भी घूमता है तो आप उसमें परेशान हो जाते हैं, आपको आंसर्स का फॉर्मेट लिखना नहीं आता, जिस कारण आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। तो मैंने उसके ऑलरेडी क्वेश्चंस लिख दिए हैं और आंसर्स में आपके साथ हिंट देता चला जाऊंगा। मैक्सिमम मैंने नोट्स में करवाए हैं, लेकिन फिर भी मैं उसकी हिंट आपको समझाता चला जाऊंगा कि किस तरीके से आंसर फॉर्म होता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप ये क्लासेस रेगुलर लें ताकि आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर आपकी जो पकड़ है वो मजबूत हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे हम लोग। फाइन, ये आपकी स्क्रीन पे बेटे देखिए, आपको दिख रहा होगा, लिखा है ये है एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आज लिख लिए हैं बैठकर, दोनों चैप्टर्स के 2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस लिख लिए, कोई बात नहीं, वो मैं सारे आपको करवा दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में, वो मैंने साथ में लिखा है। पहला क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का, व्हाट वाज द फोकस of the economic policies pursued by the colonial government in India and what were the impacts of these policies। तो ब्रिटिशर्स ने जो भी पॉलिसीज लगाई उसका इकोनॉमिक पर्पस क्या था, उन इकोनॉमिक पॉलिसीज का, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज का मेन फोकस क्या था और उसके इम्पैक्ट क्या पड़े। तो मेन पर्पस अगर पूछेगा तो सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता, लेकिन क्योंकि उसने उसके इम्पैक्ट भी पूछ लिए हैं साथ में, तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा। फोकस सिर्फ 1 मार्क्स का बनता है। तो क्या फोकस था, मैं आंसर प्रॉपर नहीं लिख के दिखा रहा हूं कि आपको प्रॉपर आंसर लिख के दिखा दूंगा, मैं आपको मेन मेन हेडिंग्स आपको समझा दूंगा। जैसे मेन फोकस क्या था, तो मेन फोकस अगर आप समझेंगे तो बड़ा सिंपल है बेटे। उन लोगों का मेन फोकस था बेटे कि अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना, यानी कि ब्रिटिश इकोनॉमी को डेवलप करना, और इंडियन इकोनॉमी को एज ए फीडर इकोनॉमी यूज करना। टू, अगर हल्का सा मैं हिंट दूं तो मेन फोकस वॉज, ये लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं बेटे मैं, ठीक है ना, हल्का हिंट दे रहा हूं। मेन फोकस वॉज टू डेवलप देयर ऑन इकोनॉमी। ऑन इकोनॉमी मतलब ब्रिटिश इकोनॉमी, आप ब्रैकेट में चाहे तो लिख लीजिए, उनकी अपनी इकोनॉमी ब्रिटिश इकोनॉमी थी। ऑन इकोनॉमी यानी कि ब्रिटिश इकोनॉमी बाय यूजिंग इंडियन इकोनॉमी, बाय यूजिंग इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी, एज अ फीडर इकोनॉमी।
इंडियन इकोनॉमी को एक चारे के तरीके से, फीडर इकोनॉमी के तरीके से यूज करके अपनी खुद की इकोनॉमी को डेवलप करना उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज का मेन पर्पस। उसके इम्पैक्ट क्या पड़े, इम्पैक्ट की बात करते हैं अब हम, इसी तरीके से फॉर्मेट बनेगा। तो यहाँ पर इम्पैक्ट की बात करते हैं, मैं हेडिंग पॉइंट्स लिखवाऊंगा। तो उनके जो इम्पैक्ट पड़े अगर आप उसकी बात करेंगे, तो जैसे इम्पैक्ट हमने अलग अलग सेक्टर्स पे वो चैप्टर पढ़ा है बेटे। तो इम्पैक्ट जैसे सबसे पहला इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि उन्होंने हमारी एग्रीकल्चर को बैकवर्ड कर दिया, हमारे एग्रीकल्चर को उन्होंने बैकवर्ड कर दिया। तो बैकवर्डनेस इन इंडियन एग्रीकल्चर पॉइंट में लिख रहा हूं, उसको थोड़ा थोड़ा चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने बाद में। बैकवर्डनेस इन इंडियन एग्रीकल्चर, बैकवर्डनेस इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर बैकवर्ड हो गया था, ये एग्रीकल्चर से पॉइंट उठाया मैंने। दूसरा आप लिख सकते हैं destroy the world famous Indian handicraft industry, destroy the world famous Indian handicraft इंडस्ट्री। उन्होंने हमारी वर्ल्ड फेमस इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी बर्बाद करके रख दिया। तीसरा पॉइंट, मोनोपोली कंट्रोल। ये बड़े अलग अलग सेक्टर से अलग अलग जो उसने यूज किया उसको मैं बता रहा हूं। मोनोपोली कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड, इंडिया फॉरेन ट्रेड लिख सकते हैं। हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर मोनोटोनी कंट्रोल ले लिया। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ड्रेन। इकोनॉमिक ड्रेन का मतलब है कि जो भी पैसा हम लोगों ने कमाया फॉरेन ट्रेड से, वो भी उन्होंने अपने पर्सनल यूज में कर लिया, अपने पर्सनल यूज के अंदर ले लिया। ठीक है, और अगर हम इसके अंदर लिखना चाहें, नॉन डेवलपमेंट ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक प्रोफाइल इसके अंदर हल्का हल्का लिख सकते हैं कि इन्होंने जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल होती है, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, हेल्थ सर्विसेज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन चीजों को प्रमोट करने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो ये सारे के सारे इंपैक्ट्स देखने को मिले जो उन्होंने पॉलिसियां ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर यूज करी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये आपको बेटे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक पॉइंट मैंने आपको उसमें बता दिया, और उसके बाद कि 5 पॉइंट्स के आपके 5 नंबर यहां मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सर इसका पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप पे? नहीं बेटे, पीडीएफ नहीं मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, क्योंकि मैं यहाँ सेव तो कर लूंगा वीडियो, लेकिन फिर भी आप पीडीएफ वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटे अपना। ले लिया बेटी है ना बेटे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो पिक्चर्स नहीं ले रहा। हम प्रो प्लेयर हैं, हम मन चलिए बेटे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आई एम प्रो प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रा लीजेंड प्रो। म्यूट कर लो बेटे, ना मैं नीचे भाग यशु या जो भी है बेटे। मेरी कैरी जितना किसी का बेटे माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। भाग भाग मेरी भाग भाग भाग। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है बेटे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेम सम नोटेबल, नोटेबल मतलब फेमस कह सकते हैं आप। ठीक है, इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, यानी कि आजादी गुलामी के टाइम पर
कुछ इकोनॉमिक्स के नाम बताइए जिन्होंने इंडिया की पर कैपिटा इनकम को काउंट किया था, ये काउंट करने का काम किया था, बात एक की है। तो नाम तो दो तीन आपको याद ही होंगे। एक तो बड़ा ही फेमस है हमारा, वही बार बार आता है, वो गरीबी में भी आता रहा है, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग दी है जिन्होंने, मैं नाम लिख देता हूँ, दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी पहला नाम। कॉमा आरसी देसाई, आरसी देसाई, वी के आर वी राव, वी के आर वी राव, ठीक है। विलियम डिगबाय भी है, एक दो याद कर लेना, एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है बेटे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो बेटे कोई भी आ सकता है, तो आप सारे तैयार करेंगे करेंगे। विलियम डिगबाय, ठीक है। तो दादा भाई नरोजी, आर सी देसाई, वी के आर वी राव, विलियम डिगबाय एटसेट्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। बेटे इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो स्टेगनेंट रहा। स्टेगनेंट मतलब कि ग्रोथ नहीं हुई जब तक ब्रिटिशर्स रहे, मतलब लगभग 190 साल तक उन्होंने डायरेक्टली कंट्रोल किया, और उस दौरान इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं किया, तो स्टेगनेंट रहा। उसके रीजन बताए। तो बेसिकली इसके अंदर आपको कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर लिखने हैं, जो मैंने लिखवाए भी हैं। आपको क्या लिखना है? द कॉजेज ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं। चाहे तो मैं मेन पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। इट हैज फॉलोइंग रीजंस। सिंपल लिखने के बाद सीधे सीधे पॉइंट करेंगे। इट हैज फॉलोइंग रीजंस। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन आप बाद में कर सकते हैं, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। पहला फैक्टर आ सकता है बेटे लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिससे जमींदारी सिस्टम भी एक पार्ट था उसके अंदर। अगर कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा ना कि भैया इंडियन एग्रीकल्चर के स्टैग्नेंट या बैकवर्ड होने के मेन रीजन क्या है 1 मार्क्स में, तो ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम 1 मार्क्स में आप लिख सकते हैं कि ये मेन रीजन है। एक तो ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट रीजन हम इसमें लिख सकते हैं कमर्शलाइजेशन सर ऑफ एग्रीकल्चर। सर जी बोलो बेटे, सर बोलो 1 बोलो। नंबर में लो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा? लो प्रोडक्टिविटी भी आ जाएगा बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मार्क्स में अगर पूछेगा, नहीं नहीं बेटे 1 मार्क्स में तो यही आएगा। अरे क्या हो गया बेटे, 1 मार्क्स में तो यही आएगा। 1 मार्क्स में लो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा, 1 मार्क्स में यही है। दूसरा हो सकता है बेटे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वो भी एक रीजन हो सकता है। कमर्शलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को उन्हें कमर्शलाइज किया, वो भी स्टार्टिंग में हमारे को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर। तीसरा लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी। फोर्थ लो प्रोडक्टिविटी, और इसके अंदर हम ले सकते हैं लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। और लिख सकते हैं 3-4 नंबर में है, तो एक पॉइंट और बता देता हूँ। सेटलमेंट सिस्टम हो गया, कमर्शलाइजेशन हो गया, लो प्रोडक्टिविटी हो गई, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, ठीक है। या कोई भी इसमें से कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे इसके अंदर, ये आपका 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। आप इसका बेटे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका, नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ये काफी क्वेश्चन देखा गया 1 मार्क्स में, विच वर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज के नाम बताइए जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर वर्क कर रही थी। तो कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज के नाम, जैसे शुगर इंडस्ट्री हो गई, मॉडर्न इंडस्ट्री में आती है, जो काम कर रही थी इंडिया के अंदर उस समय, ठीक है ना। पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री हो गई, पेपर इंडस्ट्री हो गई। एक दो और इंडस्ट्री थी जो बेहतर काम कर रही थी उस समय, हमारे यहाँ काम कर रही थी, आयरन एंड स्टील का इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टिस्को थी ना, आयरन एंड सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री, यस राइट, सीमेंट इंडस्ट्री थी जो उस समय मॉडर्न इंडस्ट्री में आती है, सीमेंट इंडस्ट्री थी, बिल्कुल सही। अच्छा, आयरन स्टील को एक टिस्को था बेटे, मैं अलग से बता रहा हूँ, इसका आंसर नहीं है वो। टिस्को बेटे कब एस्टेब्लिश हुई थी? टिस्को टिस्को हुई थी 1907 में, याद रखना सब लोग, ठीक है। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज के नाम मैंने आपको बताए जो उस समय इंडिपेंडेंस के टाइम पर ऑपरेशन में थी, ऑपरेट कर रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। What was the twofold motive behind the systematic deindustrialization effected by the British in pre-independent India? यानी कि आजादी से पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा सिस्टमेटिक तरीके से इंडियन इंडस्ट्रीज को डी इंडस्ट्रियलाइज जो किया गया था, उसके पीछे उसके टू फोल्ड मोटिव क्या थे? ऑलमोस्ट आपको पता है, 2 मोटिव थे, हल्का हल्का हिंट दे रहा हूं। पहला, टू गेट द raw materials at cheaper rate, to get the raw materials at cheaper rates for their own industries in Britain, for their own, पूरा ही लिख दिया मैंने, for their own industries in Britain। एक मोटिव तो ये था कि अगर इंडिया की इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी तो यहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो लोग उस रॉ मटेरियल को कच्चे दाम पर अपनी इंडस्ट्रीज के लिए ब्रिटेन में ले जाए सस्ते दाम। एक तो ये था। दूसरा, इंडियन इंडस्ट्रीज के खत्म हो जाने के कारण यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट जो थी वो उनके अपने माल को बेचने के लिए एक मार्केट क्रिएट हो गई। तो दूसरा था मार्केट को क्रिएट करना, तो यानी कि टू सेल British finished goods, to sell British finished goods in Indian market, और ये तभी पॉसिबल था इन इंडियन मार्केट, ये तभी पॉसिबल था बच्चों जब इंडिया की खुद की इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाए, माल ना बना पाए, तो वो अपना माल आसानी से बेच सकते। तो यही बस इसके दो, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है, द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर र्यून्ड मतलब बर्बाद कर देना। और ये अभी बेटे मैंने आपको जो टेस्ट लिया था कल, काफी बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया इनफैक्ट, चलो, जो र्यून्ड मतलब बर्बाद कर देना, अंडर द ब्रिटिश रूल द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर र्यून्ड अंडर द ब्रिटिश रूल। डू यू एग्री विद द व्यू? यानी कि ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश रूल के दौरान भारत की जो पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी पुरानी, उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? गिव रीजन टू इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या आप सहमत हैं कि उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद किया? आप लिखेंगे यस वी आर एग्री विद द व्यू, यस वी आर एग्री। द फॉलोइंग रीजंस, उसके रीजंस देंगे, लिखने के बाद प्रॉपर लिखेंगे, उसके बाद रीजंस कौन कौन से देंगे। पहला,
डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटिंग 4 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी। 1 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है कि 1 मार्क्स बता दीजिए कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे बर्बाद करी, तो 1 मार्क्स में ये लिखेंगे आप। वैसे ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैंने लिखवाया है आप लोगों को। डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसीज के अंदर उन्होंने इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट फिनिश गुड्स थे, हैंडीक्राफ्ट फिनिश्ड या फाइनल जो गुड्स थे, वो एक्सपोर्ट करने के ऊपर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोज कर दी, ताकि हमारा माल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर महंगा हो जाए और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड खत्म हो जाए। लेकिन एट द सेम टाइम उनका जो फिनिश गुड्स, ब्रिटेन का फिनिश गुड्स जो हमारे यहाँ पर आता था, इंपोर्ट जो होता था, उसको टैक्स फ्री कर दिया, ताकि उनका माल यहाँ पर कम दामों पर आए और यहाँ पर डिमांड जनरेट हो जाए। तो डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी में उन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर हैवी टैक्सेस इंपोज किए और अपने प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बेटे भेदभाव करना, तो उन्होंने भेदभाव किया। ठीक है। सेकंड, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। बेटे जो उस समय के हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होते थे वो मैन मेड होते थे, तो वो थोड़े कॉस्टली होते थे क्योंकि इंसान खुद बनाते थे अपने हाथों से, और उतनी बेहतर क्वालिटी भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स का सामान यहाँ पर आया तो वो मशीन मेड होता था, तो थोड़ा सस्ता पड़ता था और उसकी क्वालिटी भी हमारे हाथ वाले प्रोडक्ट से बेहतर होती। तो जब हमारे मैन मेड प्रोडक्ट्स को, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को मशीन मेड प्रोडक्ट्स का सामना करना पड़ा, तो कॉस्टिंग और क्वालिटी दोनों में हम मात खा गए, जिस कारण हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की डिमांड खत्म होती थी। थर्ड पॉइंट, चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। बेटे धीरे धीरे जैसे जैसे वो जो राजघराने, राजा वगैरह खत्म होते चले गए, तो जो डिमांड थी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की, जिसको कि वो लोग बहुत प्रमोट किया करते थे राजा वगैरह, वो खत्म हो गई। अब ब्रिटिशर्स का दौर आ गया, जहां पर कि ब्रिटेन का कल्चर आया, और उसके साथ साथ जो डिमांड थी कपड़ों की, वो बाहर के कपड़ों की डिमांड बढ़ती चली गई, तो उनकी डिमांड भी बढ़ गई, हमारी डिमांड, पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज हो गया। ये इसका एक बड़ा कारण रहा कि जिस कारण हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री उन्होंने हमारी धीरे धीरे बर्बाद कर। और एक पॉइंट तुम लिखना चाहे तो आ सकता है, डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी लगाई, कंपटीशन हो गया, चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड हो गया, एक आधा पॉइंट और होगा, 1 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन 4 नंबर में आ सकता है, तो एक आधा पॉइंट मैं चाह रहा हूँ कि आपको और लिखवा दूं, बेहतर रहेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे है शायद एक हाँ और। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रेलवे ने भी इंटरनल मार्केट के अंदर बर्बाद कर दिया था। पहले तो जब तक रेलवे नहीं आई थी तब तक वो सिर्फ कोस्टल एरिया के अंदर ही अपना माल बेच पाते थे, लेकिन जब रेलवे आ गई तब वो पूरे इंडिया के अंदर अपना माल सस्ते दाम पे बेचने में कामयाब हो गई। तो बिल्कुल रेलवे से भी उनको फायदा पहुंचा और हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। बिल्कुल। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, ये बेटे सबको समझ में आ जाना चाहिए कि रेलवे ने किस तरीके से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उनका जो ब्रिटेन का जो माल आता था वो पोर्ट्स पे उतरता था, कलकत्ता वगैरह पे, तो वहां से पूरे भारत में पहुंचना बाय रोड बड़ा कॉस्टली होता, लेकिन रेलवे के आ जाने से वो कम दामों पर इंडिया के नॉर्थ एरिया के अंदर बाकी जगहों पर भी आसानी से पहुंचने लगे। तो ना सिर्फ उन्होंने कोस्टल एरिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद करी, बल्कि रेलवे के इंट्रोडक्शन से पूरे भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन्होंने धीरे धीरे बर्बाद कर दिया। तो बिल्कुल सही है ये इसका आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए बेसिकली। आगे बढ़ते हैं बेटे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट objectives did the British intend to achieve through their policies of infrastructure development in India? ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, थोड़ा बहुत जो भी किया, उसके पीछे उनकी खुद की क्या पॉलिसीज थी, क्यों उन्होंने हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जितना भी किया। 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने नोट्स में लिखवाया है, फिर भी मैं आपको लिखवाता हूँ इसके पॉइंट, क्या क्या इसके पीछे के रीजन क्या थे भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के पीछे। तो इसके पीछे के आप रीजन आप जान सकते हैं। सबसे पहले जैसे जैसे फॉर एग्जांपल रोड उन्होंने जो बेसिकली बिल्ड करवाए, उसका मेन रीजन था टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम कंट्री साइड। तो एक पॉइंट में लिखवा देता हूं, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब देश के कोने कोने से। इसके अंदर आप लिख सकते हैं रोड का एग्जांपल। तो मैं हल्का सा बता देता हूँ रोड क्यों बिल्ड कराए। तो रोड बिल्ड कराने के पीछे मेन मकसद था ताकि वो देश के कोने कोने से कच्चे माल को इकट्ठा करके अपने देश में ले जा सके। ये अंदर लिखना है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा, रेलवे जो उन्होंने करवाई बेसिकली टू लिंक विद पोर्ट्स। पोर्ट्स मतलब बंदरगाह को कहते हैं। जो उन्होंने रेलवे जो उन्होंने बिल्डअप करवाई, उसका मेन पर्पस ये था कि उसको जितने भी उनके पोर्ट थे जहां पर उनका सामान आगे आता था, उनके साथ लिंकेज करवा के कच्चा माल भी पहुंचाया जाए देश का, और उनका जो फिनिश गुड्स आता था वो भी देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। रेलवे बिल्ड कराने के पीछे का कारण। नेक्स्ट, टू अर्न प्रॉफिट। और जो भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन वगैरह किया बाय कंस्ट्रक्टिंग पोर्ट्स एक्सेट्रा। और जो कुछ पोर्ट बनाते थे या डैम बनाते थे, उसके पीछे उनका प्रॉफिट अर्न करना एक मेन पर्पस था। और बता सकता हूं, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। इतनी बड़ी वास्ट इंडियन टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने टेलीग्राफ फैसिलिटी इंडिया के अंदर लॉन्च करी, ठीक है, ताकि वो पूरे इंडिया के अंदर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सके। क्लियर? तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ डेवलप क्यों किया, उसका मेन रीजन क्या था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेटे, क्रिटिकल अप्रेज सम ऑफ द शॉर्टफॉल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी परस्यूडेड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेटे ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्री पॉलिसी अडॉप्ट करी, चलाई, उसको क्रिटिसाइज कर दीजिए कि उसके क्या नुकसान थे, यानी कि उसके अंदर क्या दिक्कतें थी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो समझा दीजिए उन्होंने क्या क्या कमियां रखी। बेसिकली 4 मार्क्स के लायक क्वेश्चन है। 6 मार्क्स में छोटा मोटा कहीं दिख सकता है, लेकिन 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर बनाऊंगा मैं इसका। क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो यूज करी इंडिया के अंदर इंडस्ट्री के लिए, उसकी कमियां बता दीजिए, शॉर्टफॉल्स बता दीजिए। उसके क्या शॉर्टफॉल्स रहे, क्या उन्होंने किया गड़बड़ घोटाले। पहला पॉइंट रहा, उन्होंने जो बर्बादी की हमारी, जो पॉलिसी की कमी रही, वो रहा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि उन्होंने बेटे हमारी जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, जिसका फायदा उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए लिया। तो
जो उनकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रही भारत को लेकर, वो प्रमोट करना नहीं था, वो भारत की इंडस्ट्री को बर्बाद करना था। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, ठीक है, लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कौन सी होती है बेटे? जो फर्दर गुड्स के प्रोडक्शन में यूज की जाती हैं, जैसे सीमेंट, आयरन। उन्होंने ऐसी एक भी इंडस्ट्री खुद नहीं बनाई, जो भी बनी वो प्राइवेट सेक्टर ने डेवलप करी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत के अंदर एक भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री को डेवलप नहीं किया। नेक्स्ट, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर to develop infrastructure for industrial development. बच्चों, किसी भी कंट्री के अंदर इंडस्ट्री तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर भी चला सकता है, लेकिन उस इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जो डेवलपमेंट की जरूरत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के, चाहे वो रोड्स के डेवलपमेंट हो, रेलवे की डेवलपमेंट हो, या इस तरह की और भी डेवलपमेंट है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डेवलप करने की बात होती है वो बेटे गवर्नमेंट ही करती है। लेकिन जहां तक ब्रिटिशर्स की बात रही तो उन्होंने का, क्योंकि उस समय पब्लिक सेक्टर ब्रिटिशर्स के पास था, तो ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सही से डेवलप नहीं किया, उसका रोल लिमिटेड रखा। लिमिटेड इसलिए बोल रहा हूं, डेवलपमेंट तो किया लेकिन सिर्फ इतना जितना कि उन्हें फायदा हो। अब उतने से हम भी फायदा उठा गए वो बात अलग है, लेकिन सिर्फ उन्होंने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए, वो अपने लिए किया, पूरी इंडियन इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं किया। नव्या बेटे मत करो, क्या कर रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है बेटे, adverse effects of decline of handicraft industry। जब उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद किया तो उसके नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिले दो। पहला, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया इंडिया के अंदर। दूसरा, हमारा इंपोर्ट फिनिश गुड्स का बढ़ता चला गया। नहीं तो उससे पहले हम लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को यूज करते थे। जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई तो हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ गए फाइनल गुड्स। तो ये दो नुकसान हमें इसके उठाने पड़े। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आप मान सकते हैं इसको। ये कमियां रही उनकी इंडस्ट्री पॉलिसी जो उन्होंने हमारे यहां पर अपनाई ब्रिटिशर्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड? बेटे ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ का मतलब क्या है, पहले इसको आप समझिए कि बेटे भारत का जो सरप्लस था, मतलब कि हमारा जो बीओपी था, बैलेंस ऑफ पेमेंट था, वो सरप्लस में था। मतलब हम लोग पैसा सरप्लस लिख रहा हूं, हम लोग फॉरेन करेंसी रिसीव ज्यादा करते थे। मतलब फॉरेन करेंसी रिसीव, ये रिसीव लिख रहा हूं, इज ग्रेटर देन फॉरेन करेंसी पेड। हम लोग भले ही गरीब थे लेकिन फिर भी हमारी फॉरेन करेंसी की रिसीविंग ज्यादा थी, क्योंकि हम प्राइमरी गुड्स बहुत सारे एक्सपोर्ट किया करते। लेकिन वो जो भी पैसा जो आता था वो ब्रिटिशर्स ने अपने पर्पस के लिए यूज किया, उसी को ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ कहा गया। 3 पर्पस के लिए यूज किया गया जिसको ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ कहा गया। पहला, टू सेटअप देयर ऑफिसेज इन ब्रिटेन। बेटा खत्म होने वाला टाइम, कोई बात नहीं। टू सेटअप देयर ऑफिसेज इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में उन्होंने अपने ऑफिस बनाए, उसके ऊपर ये खर्चा शो कर दिया। दूसरा, टू वॉर एक्सपेंडिचर, उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी उन खर्चों में इस खर्चे, ये वाला पैसा उस खर्चों में डाल दिया। और टू इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स जैसे
सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इंटरेस्ट की पेमेंट, इस तरह के इंडिविजुअल आइटम्स के ऊपर उन्होंने ये सारा पैसा दिखाया कि ये सारा पैसा यहाँ खर्च हो गया है और वो सारा पैसा खुद ही हड़प गया। इसको ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ कहा गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आज आप इतने ही कर लीजिए। ऑलमोस्ट 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करवा दूंगा इसी के साथ। ठीक है, ये एनसीईआरटी बेटे करनी बहुत जरूरी है आपकी इंडियन इकोनॉमी